नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। बाबा के बुलडोजर का इतना खौफ है कि माफिया दंगाई पहले ही यूपी छोड़ चुके हैं और जो बच गए हैं उनका इलाज सीएम योगी बुलडोजर से कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी का विधायक ही क्यों ना हो। और कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी भी बुलडोजर के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। दंगा और आगजनी के आरोपी इरफान सोलंकी पुलिस को चकमा देने के लिए अशरफ अली बन गए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो बच नहीं पाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गलबहियां करते हुए जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम है इरफान सोलंकी। कानपुर के सीसामऊ से विधायक है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में भगोड़ा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान सोलंकी अशरफ अली बनकर भागा भागा फिर रहा है। इरफान सोलंकी फर्जी नाम अशरफ अली से दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से यात्रा करते हुए एयरपोर्ट पर दिखाई दिया है। इरफान सोलंकी के पीछे कानपुर पुलिस लगी है और सोलंकी अशरफ अली बनकर शहर शहर भाग रहा है। पुलिस का आरोप है कि इरफान सोलंकी ने अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया है और उसके जरिए हवाई सफर का मजा ले रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे वहां पे उनको रिसीव करने आए व्यक्ति और गाड़ियों के बारे में भी देखा गया और उनका डिटेल निकाला गया। उनका डिटेल निकालने के बाद उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हैं और उन्हें इस बात का पूरा भान था कि जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है वह इरफान सोलंकी है, वे उसे जानते हैं और वह अशरफ के नाम पे ट्रैवल कर रहा है। इरफान सोलंकी के अशरफ अली होने का खुलासा उस समय हुआ जब वो कानपुर से भागकर मुंबई पहुंचा। ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, जहां इरफान सोलंकी चेक शर्ट पहने चेहरे पर मास्क लगाकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब पुलिस ने इसकी जांच की तो खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा घेरे को छद्म नाम से तोड़ना, जिसमें दूसरे का नाम और अपना फोटो लगा हुआ पहचान पत्र प्रस्तुत करना, ने इस गंभीर विषय को जिसमें कि कूट रचित आधार कार्ड बनाना, साथ में कूट रचित आधार कार्ड को लेकर यह जानते हुए भी कि यह एक बहुत ही बड़ा आपराधिक कृत्य है। इरफान सोलंकी होटल में फर्जी आधार और अपने फर्जी नाम से ठहरा। विधायक इरफान सोलंकी 2 आपराधिक मामलों में भगोड़ा है। पुलिस ने इरफान और उसके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही विधायक की इस काम में मदद करने के लिए 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। फर्जी आईडी कार्ड बनाने में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त कर लिए गए हैं। इरफान सोलंकी को भगाने के आरोप में पुलिस उसकी बहन उज़मा सोलंकी से भी पूछताछ कर चुकी है। उज़मा पर इरफान को भगाने में मदद का आरोप है। अब फर्जी आधार कार्ड बनाने पर सोलंकी के खिलाफ कानपुर पुलिस धारा 120B, 420 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है। अब आपको बताते हैं पूरा विवाद क्या है। विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान पर डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ में रहने वाली महिला नजीर फातिमा के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का आरोप है। दोनों पर महिला का घर जलाने का आरोप है। 7 नवंबर को पुलिस ने इरफान और उसके भाई पर मामला दर्ज किया। भगोड़े विधायक इरफान सोलंकी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। इरफान सोलंकी का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले पुलिस को धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं अब पुलिस फरार चल रहे सोलंकी भाइयों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से वादे कर रही हैं, जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मिनी पार्षद का नया शिगुफा छोड़ दिया है। RWA को सशक्त बनाया जाएगा, उसको फंड देने का ऐलान कर केजरीवाल ने अपना आखिरी दाव चला है। तो अब बीजेपी पूछ रही है कि मोहल्ला सभाओं को भेजे गए पैसे कहां गए, क्या केजरीवाल उसका हिसाब देंगे?
एक तरह से जितनी RWAs हैं, RWAs वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है। RWAs को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। मुंह से दे देंगे कि कुछ कागज में भी कानून लिखा है। यही तो बात है ना कि अरविंद केजरीवाल का सारा कानून मुंह से निकलता है और मुंह से खत्म हो जाता है। दिल्ली में एमसीडी के दंगल में केजरीवाल जनता को अपने पाले में लाने के लिए एक के बाद एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। फ्री बिजली पानी का हवाला देकर वार्ड और RWA का कायाकल्प करने का ऐलान कर रहे हैं। मफलर वाले बाबू के नाम से फेमस केजरीवाल एमसीडी पर काबिज होने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो इस ठंड में भी दिल्ली का पारा हाई हो गया है। बातचीत से चलता है जनतंत्र, जनता से बातचीत करने आए हम। अब केजरीवाल ने नया शगुफा छोड़ा है, RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे। पहले जरा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का RWA चालीसा सुन लीजिए। जितनी RWAs हैं, RWAs वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है। RWAs को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। अपने इलाके की, जैसे पार्षद एक वार्ड का बॉस होता है, वार्ड का नेता होता है, अपनी RWA के इलाके का, जो RWA का इलाका है उसका नेता RWA को माना जाएगा। RWA को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल मान चुके हैं कि दिल्ली में एमसीडी में उनकी पार्टी हार रही है? क्या केजरीवाल ये मान चुके हैं कि एमसीडी में उनकी दाल नहीं गलने वाली और दिल्ली के वार्डों पर काबिज होने के लिए एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश में है, RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देकर? लेकिन अब बीजेपी केजरीवाल से पूछ रही है कि क्या केजरीवाल हवा में RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे? अब बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल बताएं कि किस कानून के तहत RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे। मुंह से दे देंगे कि कुछ कागज में भी कानून लिखा है। यही तो बात है ना कि अरविंद केजरीवाल का सारा कानून मुंह से निकलता है और मुंह से खत्म हो जाता है। क्या इसका विधानसभा में पास किया उन्होंने? क्या एमसीडी एक्ट में ऐसा प्रावधान लाया उन्होंने? अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी कह देते हैं ना। कहे तो थे 11,000 बसें लाएंगे, 6,000 CNG, 5,000 इलेक्ट्रिक, किधर है? यहाँ तक कि केजरीवाल जनता को लुभाने के लिए एमसीडी को फंड देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि एमसीडी इससे पहले केजरीवाल से हजारों बार फंड मांग चुकी है। बीजेपी कई बार केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल के कानों पर जूं तक नहीं रही। अब चुनाव में फंड का लॉलीपॉप देकर मैदान में उतर गए हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल एमसीडी में बीजेपी को कमजोर करने के लिए एमसीडी के फंड को रोक कर रखे हुए थे? अब बीजेपी पूछ रही है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार मोहल्ला क्लिनिक तो चला नहीं पा रही, फिर RWA को फंड कहां से दे देगी? यही अरविंद केजरीवाल ने 2013 और 2015 के चुनाव के समय कहा था कि मोहल्ला सभा की कॉन्सेप्ट होगी, सारे निर्णय जनता के होंगे, मोहल्ला सभा से चर्चा करके निर्णय लिए जाएंगे। स्वराज की किताब में ये लिखा भी गया था। यहां तक भी कहा गया था कि महिलाओं के जो समूह है उनसे निर्णय करके ठेके खोले जाएंगे इलाकों में, RWA में। परंतु उनमें से एक भी वादा, एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। अब चुनाव आए हैं तो पुराने गारंटी को तो भूल गए हैं, नई गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए पुरानी ही गारंटी को रीपैकेज करके फिर से जनता के बीच डालने का काम किया जा रहा है। वहीं अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर मोहल्लाओं के विकास के लिए मोहल्ला सभाओं को भेजे गए पैसे में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। मोहल्ला सभा के नाम पर भेजे गए करोड़ों रुपए लूटने का आरोप लगाया है। 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी किया गया। ऐसे पूरे दिल्ली में 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के लिए गए, जिनमें मोहल्ला सभा बना करके उनमें पैसा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था और पैसा भी भेजा था। 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 लाख रुपए दिल्ली की सरकार ने भेजा था। प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 20 करोड़ रुपए इस पूरे काम के लिए ईयरमार्क किए गए थे। अब बीजेपी कह रही है कि अब आम आदमी पार्टी का अगला टारगेट RWA है।
ये सवाल इसलिए भी उठता है कि क्या आरडब्ल्यूए में जो मिनी पार्षद रखे जाएंगे, क्या उनका चुनाव होगा या फिर वो आम आदमी पार्टी के ही लोग होंगे। सवाल तो ये भी है कि दिल्ली के कई इलाकों में आरडब्ल्यूए है ही नहीं, तो क्या वहां आम आदमी पार्टी का नेता ही मिनी पार्षद होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी आम आदमी पार्टी से मांग रही है और केजरीवाल के लॉलीपॉप से दिल्ली की जनता को दूर रहने की सलाह दे रही है। दिल्ली में नगर निगम के 250 वार्ड हैं। एमसीडी पर कब्जे के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी बीते 15 सालों से एमसीडी पर काबिज है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी पर कब्जे के लिए जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन जनता किसे चुनेगी, ये तो 7 दिसंबर को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारतीय आसमान पर अब एयर इंडिया का सिक्का चलेगा। टाटा के हाथ में जाकर एयर इंडिया की किस्मत बदल गई है। एयर इंडिया अब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बनने वाली है, क्योंकि टाटा के नेतृत्व में चलने वाली विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में मर्जर होने वाला है। विस्तारा टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है, लेकिन अब टाटा ग्रुप ने विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर की घोषणा की है। तो विस्तारा और एयर इंडिया का ये मर्जर होने वाला है। 2024 तक ये मर्जर पूरा होगा। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस के 49% शेयर हैं, जबकि टाटा ग्रुप की 51% हिस्सेदारी है। लेकिन विलय के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25.1% होगी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। कंपनी ने इसे विहान AI प्लान नाम दिया है। एयर इंडिया का इरादा अगले 5 साल में अपनी घरेलू हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाने का है। और अब आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का फ्लॉप शो जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में भी वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन फॉर्म के बारे में सवाल किए जाने पर वो भड़क उठे। ऋषभ ने अभी उनके टेस्ट और वनडे रिकॉर्ड की तुलना करने को सही नहीं ठहराया। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड में मिले मौके का भी फायदा नहीं उठा पाए। क्राइस्टचर्च में तीसरे वनडे के प्लेइंग 11 में भी उन्हें शामिल किया गया, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल सके। 16 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर वो पैवेलियन लौट गए। साफ है, वनडे और T20 मुकाबलों में ऋषभ उस तरह का खेल नहीं दिखा पा रहे जैसा टेस्ट मैचों में वो करते रहे। इस वजह से पंत की काफी आलोचना हो रही है। क्राइस्टचर्च में मैच से पहले जब उनसे पूछा गया कि उनके टेस्ट आंकड़े तो काफी बेहतर हैं, लेकिन वनडे और T20 में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो इस पर पंत ने जवाब दिया, रिकॉर्ड तो मेरा एक नंबर है। सफेद गेंद की क्रिकेट में भी मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं है। टेस्ट मैचों और लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट की तुलना नहीं होनी चाहिए। मेरा व्हाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है। ठीक है, T20 का खराब नहीं कह रहा हूँ मैं, कंपैरिजन करना तो सर अपना लाइफ का पार्ट ही नहीं है ना। अभी मैं 24-25 इयर्स का हूँ। कंपैरिजन करना है तो अब जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब करना, उससे पहले तो कोई लॉजिक नहीं है मेरे लिए। यानी ऋषभ शायद ये कहना चाहते हैं कि वो अभी 24-25 साल के हैं और तुलना तब होनी चाहिए जब वो 30-32 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि उनके लगातार फ्लॉप होने पर भी क्या इतने लंबे समय तक उन्हें यूं ही मौके मिलते रहेंगे, जबकि कई टैलेंटेड युवा अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया में लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे ऋषभ पंत ने 31 टेस्ट मैचों में अभी तक कई यादगार पारियां खेली हैं। उन्होंने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जिताई थी, लेकिन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में वो उस तरह का खेल नहीं दिखा पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे में उन्हें झल्लाने के बजाय अपने खेल को सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट का धैर्य भी जवाब दे जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में अब गूंजेगी शहनाई की धुन। सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही शादी का भी आयोजन किया जा सकेगा। श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के साथ ही शादी कराने की मंदिर प्रशासन एक योजना बना रहा है। एजेंसी के माध्यम से पहले करानी होगी शादी की बुकिंग और फिर शादी की बुकिंग के लिए मंदिर प्रशासन को देने होंगे पैसे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में 1 दिसंबर से दर्शन का समय बदल जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से भक्तों के लिए सुबह 8 बजे दर्शन करने का वक्त तय किया गया है।
तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने यह फैसला प्रायोगिक तौर पर किया है। इस फैसले से उन भक्तों को सुविधा होगी जो रात भर मंदिर दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। वहीं टीटीडी ने बताया कि अभी भक्तों को सर्व दर्शन में लगभग 30 घंटे का समय लग रहा है। तो भक्तों के लिए 1 दिसंबर से अब दर्शन का जो नया समय है वो तय कर लिया गया है और इसका फायदा ये होगा कि बालाजी के दर्शन करने के लिए अब लंबा इंतजार भक्तों को नहीं करना होगा। और इस बार गुजरात चुनाव में लोगों को यही आशा है कि उन्हें कुछ नया और बेहतर भविष्य देखने को मिलेगा। अपनी इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं के साथ गुजरात पहले चरण में मतदान करने को तैयार है। भारत 24 के संवाददाता अक्षय राय ने बालाचढ़ी बीच पर कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं लोगों का क्या कहना था। चुनावी प्रक्रिया जारी है और साफ तौर पर है कि 1 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होना है। मतदाताओं में भी जागरूकता है और देखना दिलचस्प होगा कि कौन पार्टी इस बार सत्ता में वापसी कर पाती है। लेकिन साफ तौर पर है कि बीजेपी अपनी पूरी जोर लगा रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी इस लड़ाई में अपने आप को मान रही है। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और क्योंकि समुद्र का किनारा है, समुद्र के मस्ती करने लोग पहुँचे हैं और साफ तौर पर है कि चुनावी चर्चा अगर यहाँ हो जाए तो कुछ अलग बात होगी। क्या लगता है आपको कि कौन इस बार मैदान फतह कर पाएगा? प्रैक्टिकली तो बीजेपी पॉसिबिलिटी लग रही है, बट आइडियली बीजेपी की बदले अब जगह अगर आ पाती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटिशियंस और डाइपर हमेशा रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। स्पेशली रीवा बोल रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर वो ज़्यादा मतलब काम करने वाली है, तो लेट्स सी, और चांसेस तो है उसके, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट बोल रहे हैं और साफ तौर पर है कि कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और चर्चा कर लेते हैं। किस तरह के माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और क्या मुद्दे हैं बेसिकली? माहौल तो सर अभी कुछ बता नहीं सकते। इस बार का इलेक्शन थोड़ा टफ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। और अब आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। और मेरठ के सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा को, जो देश के अंदर आजादी की लड़ाई में क्रांति धरा के रूप में विख्यात हुई, को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का, कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद इस पावन धरा पर सदैव बरसती है और बाबा ओगड़नाथ की कृपा के साथ ही मेरठ जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसकी अपनी एक पौराणिक पहचान थी। आज से 5000 वर्ष पहले मेरठ के हस्तिनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने देश का विकास किया है। पीएम को अपशब्द कहने वालों को गुजरात की जनता जवाब देगी। गुजरात के महिसागर में अमित शाह की रैली, कहा प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को दिया सम्मान। गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने कट्टरपंथ पर बोला हमला, कहा कट्टरपंथ कौन फैला रहा है ये सबको पता है। कट्टरपंथियों के खिलाफ देश में मुहिम चलाने की जरूरत है। गुजरात के असारवा में अमित शाह का रोड शो, कहा बीजेपी को मिलेगा प्रचंड बहुमत। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में किया रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब। व्यस्त चुनावी कार्यक्रमों के बीच अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी किया रोड शो। राज्य में दोबारा सरकार बनाने का किया दावा।
आम आदमी पार्टी के समर्थन में अहमदाबाद में रैली, मुस्लिम फाइटर्स क्लब ने की रैली में नारा ए तकबीर के लगे नारे, कहा सिर्फ केजरीवाल मुसलमानों के हितैषी। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा की निर्वाचन आयोग से मांग, बैलेट बॉक्स की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी जाए, कहा होमगार्ड की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी, कहा साइलेंस पीरियड में न करें पीसी और इंटरव्यू। गुजरात विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू, कल होगा मतदान, 89 सीटों पर मतदाता करेंगे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किस्मत का फैसला। गुजरात में पहले फेज के चुनाव में 788 उम्मीदवार मैदान में, प्रशासन की चाक चौबंद तैयारियां। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी ने 88, बीएसपी ने 57 और ओवैसी की एआईएमआईएम ने 6 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। पहले चरण के निष्पक्ष चुनावों के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का रहेगा पहरा। चोटिला विधानसभा सीट की 301 बूथों पर मतदान के लिए डिस्पैचिंग प्रक्रिया शुरू, करीब 1700 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी। राजकोट में पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों का मतदान बूथ पर पहुंचना जारी है। भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए स्टाफ को दी गई ईवीएम और वीवीपैट किट, पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ के लिए रवाना। सूरत जिले की 7 सीटों पर भी कल होगा मतदान, विभिन्न स्थानों पर मतदान अधिकारियों को दी गई ईवीएम किट, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारी। गुजरात के वापी में मतदान जागरूकता के लिए अनोखा परफॉर्मेंस, ज्ञान गंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल के 260 छात्रों ने 1 घंटे में एक साथ मिलकर गुजरात का नक्शा बनाया, नक्शे में वोट 2022 भी लिखा गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मटियाला में किया रोड शो। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी झोंकी ताकत, सीएम केजरीवाल ने मलकागंज चौक पर रोड शो किया। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, आरडब्ल्यूए को बनाएंगे मिनी काउंसिल, लोगों को काम कराने के लिए नहीं काटने होंगे नेताओं के चक्कर। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने चला इमोशनल कार्ड, मुलायम सिंह के नाम पर मांगा वोट, कहा नेताजी आपके बीच में नहीं, उनके नाम पर डालें वोट। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के समर्थन में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने की रैली, कहा डिंपल के जीतने पर 2024 का रास्ता साफ हो जाएगा।